हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगीर हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आईसीआर की एग्ज़ाम जो 16, 17, 22 को होने जा रही है, तो उससे पहले जो 4-5 दिन हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो ये 4-5 दिन का जो सेशन रहेगा वो हम पूरे के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कहा कि 10 ml 10 की पावर -2 n का मतलब नॉर्मेलिटी H2SO4 और को जल में मिलाकर उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 ml 10 की पावर -2 नॉर्मेलिटी H2SO4 को जल में मिलाकर उसका आयतन वॉल्यूम को कितना करें, 1 लीटर कर दिया जाता है। 1 लीटर कर दिया जाता है। तो इस विलयन का पीओच वैल्यू क्या होगी, पीओच मान क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10 ml 10 की पावर -2 नॉर्मलिटी, n का मतलब है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। H2SO4 को जब हम वाटर के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, और मिलाने के बाद भी उस सॉल्यूशन जो बन रहा है, उस सॉल्यूशन का जो आयतन है वो आयतन कितना है, 1 लीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको निकालना पड़ेगा कि पीओच की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे रिलेशन निकाला था कि नॉर्मलता बराबर क्या होती है, हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन में। नॉर्मलता बराबर क्या है कि विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, ठीक है। और ये विलयन का आयतन हमने बात की थी लीटर में, इसके अंदर लीटर के अंदर। तो हम यहाँ पे देखो ये n ये है हमारे पास में v, ठीक है। और जब हम सॉल्यूशन बना रहे तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि n1v1 बराबर n2v2। ये मिक्सचर के लिए हम बना सकते हैं n1v1 बराबर क्या है, n2v2 कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन का लिए, ये हमारे पास में होगा दूसरा सॉल्यूशन के लिए। अब देखो हमको यहाँ पे n1 की वैल्यू हम मान लेते हैं, जैसे n1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2। तो n1 की वैल्यू आ गई 10 की पावर -2, ठीक है। v1 की कितनी हमको दे रखी है, यहाँ पे दे रखे 10 ml, कितना दे रखा है, 10 ml दे रखा है। v1 आ गया हमारे पास में 10 ml, ठीक है। उसके बाद देखो हमको यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मलिटी निकालेंगे। नॉर्मलिटी के बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, पीओच निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे n2 निकालना है और v2 का मतलब आपको सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। कितना दे दिया, 1 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास में ml में है, ये v2 लीटर में दे रखा है, तो इसको आपको ml में कन्वर्ट कर लो। मैंने कर दिया 1000 ml कर दिया, ठीक है। अब देखो n2 बराबर कितना हो गया, n2 बराबर 10 की पावर -2 10 ml डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब ये 1000 ऊपर चला गया तो किस में हो गया, माइनस के अंदर, ठीक है। और जैसे माइनस के अंदर हुआ तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है हमारे पास में 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ये अब देखो इसमें से कितना बना, ये हमारे पास में बन गया 10 की पावर -5 इंटू 10, तो ये हमारे पास में कितना गया, 10 की पावर -4। ये हमारे पास में n2 की वैल्यू आएगी, क्या ये n2 की वैल्यू। फिर देखो हमको यहाँ पे पीओच निकालते, तो पीओच हम कैसे निकालते हैं, -log ऑफ OH नेगेटिव, इसी से हम पीओच निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमको देखो यहाँ पे H2SO4 दे रखा है, और H2SO4 का मतलब है हमको यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, H पॉजिटिव। किसकी आ रही है, H पॉजिटिव। ये 10 की पावर -4 जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में H पॉजिटिव की अम्ल की। तो यहाँ पे देखो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या पढ़ते हैं कि जो pKw होता है,
जो KW होता है वो KW होता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे KW का वैल्यू पता है कितना होता है, 10 की पावर -14। हम जानते हैं वाटर के लिए KW की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -14। फिर यहाँ पे हमको देखो H पॉजिटिव हमको पता है, H पॉजिटिव हमने कितना कैलकुलेट किया, ये 10 की पावर -4। ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं H पॉजिटिव की जगह 10 की पावर -4 इंटू OH नेगेटिव हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे OH नेगेटिव निकालेंगे ये वैल्यू आती है हमारे पास में 10 की पावर -10। कितनी होगी, 10 की पावर -10। ठीक है, कैसे कि 10 की पावर -10 यहाँ पे नीचे आ गया, ऊपर जाती किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के अंदर। तो OH नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 10 की पावर में -10 के अंदर। अब हमको पता है कि pOH कैसे निकालते हैं, तो pOH बराबर होता है माइनस में लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो हम देखो यहाँ पे माइनस लॉग OH नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10 की पावर -10। ठीक है, अब देखो जब भी हम निकालते हैं कोई भी आपको pH वगैरह जब निकालती हैं तो हम जैसे कोई भी जैसे 10 की पावर x दे रखा आपको। ठीक है, और इसकी यदि आप pH निकालोगे तो आप pH कितनी लिखोगे, x लिखोगे। ठीक है, क्यों, ये माइनस ही आ गया है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में, और आपको पता है कि log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, x आ गया। तो हम यहाँ पे देखो ये 10 की पावर -10 ये आ गया माइनस माइनस किस में हो गया, प्लस के अंदर। तो हमारे पास में 10 log 10 आ गया, और log 10 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 1 है। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 10 × 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आएगी, pOH की आएगी। किसकी आएगी, pOH की। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर हमने देखो कि यहाँ पे हमने जो H पॉजिटिव निकाला तो वो H पॉजिटिव कितना आ रहा था, 10 की पावर -4 आ रहा था। तो हम यहाँ पे pH निकाले, तो pH आपको पता है माइनस में लॉग ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हमने निकाल लिया, हमारे पास में pH बराबर आती है 10, सॉरी pH बराबर कितनी है, 4, क्योंकि -4 ये आ गया किस में हो गया, प्लस में 4। फिर हम जानते हैं कि pH प्लस में pOH इनका दोनों का एडिशन होता है कितना, 14। कितना है, 14। अब यहाँ पे pH 4 ये इधर की, तो 14 - 4 बराबर कितने आ गए, 10। तो यहाँ पे pOH की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इस टाइप से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आपको यहाँ पे याद रखना है हमारे पास में एसिड दे रखे, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे मोलरिटी दे दी जाए, मोलरता दे दी जाए, तो उस मोलरता को आपको कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेना है। और नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मलता बराबर क्या आती है, मोलरता इंटू n फैक्टर करना है। n फैक्टर का मतलब है आपको यहाँ पे यदि मोलरिटी दे रखी है तो इसका n फैक्टर, एसिड के केस में हम क्या देखते हैं कि H पॉजिटिव की संख्या कितनी दे रखी है, कितने वो रिलीज कर सकता है H पॉजिटिव, वो उसका क्या कहलाता है, n फैक्टर। तो उस मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास में कन्वर्ट किया जाएगा, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नॉर्मलिटी से हम निकाल सकते हैं pH। तो इस हिसाब से हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया कि आपको जैसे कोई भी सॉल्यूशन आपको दे रखा है, उसको आपको विलियन के अंदर आपको pH पूछी जाए तो हम किस टाइप से निकालना है। आप इससे pH भी निकाल सकते हो, आप इससे pOH भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब आपको यदि KW की वैल्यू पूछी जाए तो वो तो आपको याद रखना है 10 की पावर -14 है, और यदि आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछी जाए तो वो भी निकाल सकते हो, OH नेगेटिव की पूछी जाए तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा रंगीन आयनों का जोड़ा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कलरलेस के बारे में, ठीक है, कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कलरलेस है, रंगहीन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कॉपर +2 जिंक +2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पे दे रखा है कॉपर प्लस जिंक +2। इसी टाइप से आपको दे रखा है तीसरा वेनेडियम +3 क्रोमियम +3, ठीक है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है Mn +3 और Fe+3, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो मैं इनको बता देता हूँ, हमको करने का तरीका कैसे, ठीक है। आप उसके बाद में इनको सोल्व करना खुद से। देखो कलरलेस का मतलब पूछा है, कलरलेस का मतलब जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, कलरलेस कहलाएगा, रंगहीन कहलाएगा।
यदि यहाँ पे मतलब मैं बोल दूं यदि पेयर में इलेक्ट्रॉन है, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो कहलाएगा कलरलेस। और यदि आपको कलर में पूछा जाए तो आपको देखना है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो आप निकाल सकते हो कि वो किस टाइप होगा, वो कलर टाइप होगा। लेकिन हमको यहाँ पे कलरलेस पूछा है, तो कलरलेस के अंदर आपको देखना है कि कौन से के अंदर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एब्सेंट है। तो आप देखो जिंक की हम बात करते हैं तो जिंक आपको पता है कितने पे आता है, 30 पे आता है। यदि कॉपर की बात करें, कॉपर कितने पे आता है, 29 पे आता है। हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, लास्ट में 3d10 4s1 ये आता है, ठीक है। अब देखो प्लस में, इसका मतलब यहाँ का 4s का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। फिर यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। और हमको पता है कि डी के अंदर ऑर्बिट कितने होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं, और एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 यहाँ पे कि उसमें पेयर के अंदर, जोड़े के अंदर। फिर यदि हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का क्या है, 3d10 4s2 है, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे +2 है तो +2 के अंदर से जिंक वाले गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 3d10 में भी क्या बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये भी किस में है, पेयर्ड में हो गए, जोड़े में हो गए। और अब यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो अनुपस्थिति है वो किस में है, बी के अंदर है, तो ये क्या कहलाएंगे, कलरलेस कहलाएंगे, रंगीन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सी की वाष्पीकरण की मात्रा क्या होती है, उच्च होती है। अब देखो वाष्पीकरण का मतलब है वेपोराइजेशन की बात करते हैं, और वेपोराइजेशन कब होगा, जब उसको हम हीट करेंगे। क्या करते हैं, हीट करते हैं। और हीट का मतलब आप उसको क्या दे रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, कथोनांक की बात करते हैं। और हम पढ़ते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ब्रांचिंग के, किसके है, ब्रांचिंग के, ठीक है। अब आपको देखना है कि कहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में एन ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास में क्या है, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, एन पेंटेन, एन पेंटेन। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में क्या है, 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल। आगे क्या है, प्रोपेन, 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन। तो आप देखो ये एन ब्यूटेन मोलिकुलर मास इसका, ठीक है। उसके बाद में एन 2 मेथिल ब्यूटेन, इनमें आप देख लो एन मेथिल, सॉरी एन पेंटेन। उसके बाद में ये 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो यहाँ पे ब्रांचिंग किसमें, फोर्थ के अंदर। तो इसकी जो वेपोराइजेशन की बात करते हो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि 10 की पावर -3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य पूछा गया। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है वो 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। और जब गति कर रहा है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो मास दिया है वो इलेक्ट्रॉन का दे रखा है 9.1 × 10 की पावर -31 kg। और यहाँ पे जो H की वैल्यू है वो H की वैल्यू गिवन है 6.6 × 10 की पावर -34, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी कितना है, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, H की वैल्यू दे रखी है 6.6 × 10 की पावर 34 मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है 9.1 × 10 की पावर -31 kg, ठीक है। हमको क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी दिया है, हमको क्वेश्चन के अंदर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, हमको क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, और क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया कि वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा। तो हम देखो हमको पता है कि H, उसके बाद में M, उसके बाद में H, V और M, ये कौन सी इक्वेशन के अंदर आती है, ये इक्वेशन में आते हैं डी ब्रोगली के अंदर। और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्बडा बराबर H/P, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्बडा बराबर H/P या फिर M × V। अब देखो लैम्बडा बराबर H की वैल्यू आपको दे रखी है 6.6 × 10 की पावर 34। उसके बाद M की वैल्यू आपको गिवन है 9.1 × 10 की पावर -31। V की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर 3। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वेवलेंथ की कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हेबर प्रोसेस के अंदर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन करना है और उसके लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है। तो हमको याद रखना है कि अमोनिया के अंदर जो हेबर की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या होती है और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी फेवरेबल कंडीशन यदि अप्लाई करना है तो आपको किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो हमने पढ़ते हैं कि जो लास्टितिलियन नियम है, जो लास्टितिलियन उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको अप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है कि हेबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया उत्पादन के लिए अनुकूलतम क्रिया क्या है, अनुकूलतम कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो हमको पहले तो पढ़ना है कि हेबर विधि है क्या चीज, ठीक है। हेबर विधि से हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया का, ठीक है। और हेबर विधि क्या होती है कि N2 प्लस में 3H2 ये मिलकर क्या बनाता है, 2NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है, ये प्रक्रम कहलाता है हेबर विधि, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, इसकी ऑप्शन के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन में दे रखा है उच्च दाब, हाई तो प्रेशर, ठीक है। दूसरा है उच्च दाब, उच्च ताप एंड उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन में दे रखा है कि लो तो प्रेशर, ठीक है, लो ही टेम्परेचर, ठीक है। इसके साथ साथ लो है कंसंट्रेशन, लो ही क्या है, कंसंट्रेशन है। फिर थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हाई प्रेशर, उच्च दाब, उसके साथ साथ लो टेम्परेचर, उसके साथ साथ हाई कंसंट्रेशन, ये कंडीशन तीसरे ऑप्शन के लिए। फोर्थ ऑप्शन में यहां पे दे रखा है कि ये दे रखा है कि लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, उसके साथ साथ दे रखा है हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है। देखो आपको मैंने यहां पे पूछा है अनुकूलतम स्थिति, ठीक है। कभी कभार इसके लिए उल्टा भी लिख दिया जाता है, ठीक है। उल्टा ये लिखेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा अनुकूलतम स्थिति क्या है, किसके लिए, NH3 निर्माण के लिए। लेकिन कभी कभार क्या बोलता है कि NH3 निर्माण के लिए अनुकूलतम स्थिति कौन सी नहीं है, मतलब उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जब हमको N2 प्लस H2 से हमको रिएक्शन किधर की तरफ चलने हैं, फॉरवर्ड की तरफ लेके चलता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ले जाने के लिए हमने यहाँ पे देखो ले चटले जो नियम था उसको हमने डिस्कस किया था। मैंने समझाया था कि वहाँ पे यदि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, अभिकारक की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो अभिक्रिया किधर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, पढ़ा, ठीक है। हमने यहाँ पे यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं इसका मतलब रिएक्ट जो अभिक्रिया किधर आएगी, बैकवर्ड की साइड आएगी। फिर हम ये कहा था कि यदि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हो तो भी रिएक्शन किधर की तरफ आएगी, बैकवर्ड आती है। और यदि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटा रहे हो तो ऐसे केस में जो रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड के अंदर जाएगी। लेकिन आपको देखो पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, हमने चेंज किसके अंदर करें, इसकी अभिकारक की कंसंट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इसकी अभिकारक की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, चेंज किसके अंदर कर रहे हैं, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करें। अब चेंज इसमें किया तो अभिक्रिया क्या करेगी, उसका अपोजिट विरोध करना चाहिए। तो विरोध करना चाहिए मतलब अभिक्रिया किधर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। तो हमारे पास में पता तो चल गया कि रिएक्टेंट के केस में जो हमारे पास में कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो होनी क्या चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई तो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। फिर देखो कि आपको ये देखना है कि ये अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 4, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2। तो यहाँ पे देखो मैं डेल्टा एन निकालूं तो डेल्टा एन मान कितना है, 2 - 4 बराबर कितना है, -2, क्या है, -2। तो एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ये कर सकते हो कि डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव आ रही है, क्या रही है, नेगेटिव। तो उस रिएक्शन को आप बोल सकते हो एक्सोथर्मिक, क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। लेकिन ये दो रिएक्शन आपको मैं ऐसे भी बता देता हूं जहां पे डेल्टा एन की वैल्यू 0 आती है लेकिन फिर भी एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। दो एग्जांपल ऐसे, मैं तो एक तो N2 + O2 इक्वल में 2NO की बात करूं, आप इसके अंदर निकाले ना डेल्टा एन की वैल्यू 2 - 2 कितनी आएगी, 0। या फिर मैं बात करूं H2 + I2 ये मिलकर बनाते हैं 2HI, तो यहाँ पे देखो 2 - 2 कितने आ रहे हैं, 0। तो ऐसे केस के अंदर डेल्टा एन की वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये तो होगी एंडोथर्मिक उष्माशोषी,
और जो ये H2 प्लस I2 वाली रिएक्शन होती है ये क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने, ठीक है, कि इसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन फिर भी क्या है, एक तो है हमारे पास में एंडोथर्मिक है और दूसरी हमारे पास में क्या है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन बाकी इसके केस के अंदर देखा जाए तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। अब ऊष्माक्षेपी है तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ भी फॉरवर्ड रिएक्शन लेके चलनी है, अभिक्रिया को NH3 में कन्वर्ट करना है, हमको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है NH3 को। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर होती है वो ऊष्मा किधर की तरफ आती है, प्रोडक्ट की साइड में आती है। किधर है, प्रोडक्ट की साइड में। अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब है हीट बढ़ी, ऊष्मा बढ़ जाएगी। और ऊष्मा बढ़ेगी किसके साइड में, प्रोडक्ट की साइड में। और जब प्रोडक्ट की साइड में ऊष्मा बढ़ रही है इसका मतलब ये क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। और जब विरोध करेगी तो ये अभिक्रिया वापस किधर आएगी, बैकवर्ड साइड में आएगी। लेकिन हमको तो चलना किधर है, फॉरवर्ड की साइड में चलना है। और फॉरवर्ड में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर को कम करें तो उसका मतलब हीट क्या होगी, कम। और जब हीट कम है इसका मतलब यहाँ पे NH3 की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, मतलब है रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। तो हमारे पास में दूसरा क्या गया, टेम्परेचर को हमको क्या करना है, लो टेम्परेचर करना है। फिर देखो हम बात करते हैं प्रेशर की। इधर देखो मोलों की संख्या कितनी है, 4, इधर मोलों की संख्या कितनी है, 2। फिर हम देखो यदि हमने प्रेशर को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिस दिशा के अंदर मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। हमने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड की तरफ, जिस साइड में मोलों की संख्या क्या है, कम है। तो हमारे पास में कंडीशन क्या निकलती है, प्रेशर तो होना चाहिए हाई, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो। उसके साथ साथ जो कंसेंट्रेशन है इसकी N2 प्लस में H2 की जो कंसेंट्रेशन वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये हमारे पास में क्या, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन यदि आपको इसी के लिए, आपको बैकवर्ड के लिए यदि अनुकूलतम स्थिति नहीं पूछी जाए, ठीक है, कि बोल दे कि कौन सी अनुकूलतम स्थिति नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको बैकवर्ड वाली देखनी है, ठीक है, कौन सी कंडीशन जो क्या कर रहा है, अप्लीकेबल है, जो फेवरेबल कंडीशन के अंदर नहीं है उसको देखना है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, हैबर विधि वाला। और इसके साथ साथ मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूँ कि हैबर विधि के अंदर आयरन तो किसके रूप में काम करता है, कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और इसी के अंदर की जो मोलिब्डेनम आता है वो मोलिब्डेनम किसके रूप में काम करता है, प्रमोटर के रूप में काम करता है। और यह क्या करता है कि जो कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी, रिएक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ, प्रमोटर कहते हैं। और प्रमोटर के रूप में काम कौन करता है, मोलिब्डेनम करता है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल याद रखना आयरन के बारे में और मोलिब्डेनम के बारे में, क्योंकि हैबर विधि का जो ये प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जितने जो क्वेश्चन बन रहे तो वो आपको मैंने समझा दिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकार्बनिक स्रोत से प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कौन सा है। तो आपको पता है कार्बनिक से सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक जो बना है वो कौन सा बना है, यूरिया बना है। और इस यूरिया को किसने बनाया था, वोहलर ने बनाया था। उसके साथ साथ एक एसिटिक एसिड का भी है, लेकिन एसिटिक एसिड को क्या किया, उसी के लेबोरेटरी के अंदर उसी के कंपोनेंट से क्या किया था, बनाया गया था, ठीक है। तो एसिटिक एसिड किसने बनाया था, ब्राजीलियस ने बनाया था। और जो यूरिया बनाया था वो यूरिया किसने बनाया था, तो यूरिया बनाया था किसने, वोहलर ने बनाया था। इसके अंदर 2 तो अमोनिया के मोल आते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आता है। और अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर पहले क्या बनाते हैं, अमोनियम साइनेट बनाते हैं। और फिर अमोनियम साइनेट को जैसे अपन हीट करते हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक क्या है, ठीक है। तो आपको देखो मैं पूरा एक साथ बता देता हूँ। जब भी आप वेग नियतांक निकालते हो, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, ठीक है। ट्रिक ये है कि मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यदि आपको क्या पूछ रहा है, शून्य कोटि के लिए पूछा है, तो शून्य कोटि के लिए n की वैल्यू कितनी है, 0। आपको n की वैल्यू 0 रखना है। और जैसे हम रखेंगे तो मोल प्रति लीटर इसकी पावर 1 - 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आप निकालो इसको, मोल की पावर 1, ठीक है। ये लीटर ऊपर चला गया तो लीटर की पावर -1 और इंटू
सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास में किसके लिए आ गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आ गया। हम बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू कितना पुट करना है 1, और 1 - 1 कितना आ गया 0, और हमको पता है कि यदि 1 की पावर 0 इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, या फिर 2 की पावर 0 इसका मतलब उसकी वैल्यू भी कितनी आती है 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 1। अब बच्चा कौन है, सेकंड इनवर्स। तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन की बात लो या रेट कांस्टेंट की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसका जो यूनिट आता है वो यूनिट क्या आता है हमारे पास में सेकंड यूनिट आता है, सेकंड इनवर्स आता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आता है सेकंड इनवर्स आता है। बाकी आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूले के द्वारा, मोल प्रति लीटर 1 की पावर -n से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन है, सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और सीएनजी का मुख्य घटक आता है तो आता है मेथेन। कौन होती है, मेथेन होती है। उसके बाद साथ एलपीजी के बारे में याद रखना, एलपीजी में होता है ब्यूटेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट कौन सा, तो उसमें ब्यूटेन होता है। और सीएनजी में मेन कंपोनेंट कौन है, मेथेन CH4 है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि CH3 COC2H5, इसका आईपीएससी नेम पूछा है, ठीक है। तो हमको पता है आईपीएससी नेम क्या है, पहले इधर से स्टार्ट करो। ये कौन सा ग्रुप है, एथिल, ये एथिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर कार्बन कितने हैं 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे एथ। उसके बाद देखो ये एस्टर ग्रुप, तो एस्टर ग्रुप के अपन क्या लगाते हैं, ओएट लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे एथेनोइट, एथिल एथेनोइट, ठीक है, एथिल एथेनोइट कहेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विलयन में किसके अंदर एंट्रोपी की वृद्धि नहीं होती, एंट्रोपी की वृद्धि नहीं होती। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है विलयन में सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है बर्फ का जल में परिवर्तन होना, तीसरा देखा कपूर का वाष्पन होना, चौथा है लोहे पर जंग लगना। तो आपको देखो एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब है कि कोई भी जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जो भी अव्यवस्था होती है उस अव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं नॉर्मली। अब देखो एंट्रोपी का केस पूछा जाए तो हम बात करते हैं जैसे गैस की बात करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, और जब मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स या एक जो पार्टिकल्स है वो दूसरे पार्टिकल्स के क्या करता है, यहाँ पे कोलिजन करता है, टक्कर करता है। और जब कोलिजन कर रहा है, टक्कर कर रहा है, इसका मतलब उसकी डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब डिस्टर्बेंस बढ़ रही है इसका मतलब उस केस में एंट्रोपी क्या है, हाई है, ज्यादा है, ठीक है। हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। और जब पास पास है तो ऐसे केस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसके केस में एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और जब भी हम क्रिस्टलन की बात करते हैं कि लिक्विड से हम जब लिक्विड में जा रहे हैं तो वहाँ पे एंट्रोपी घट रही है, और जब लिक्विड से हम सॉलिड की तरफ जाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा काम कर रहा है, और जब आकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है तो वहाँ पे जो, या फिर अपन ये से भी बोल सकते हैं कि सॉलिड के केस के अंदर जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जो एंट्रोपी है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस किस में होता है, गैस के अंदर, और सबसे कम डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो वो किस में होता है, सॉलिड के अंदर। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसमें, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किसमें, सॉलिड के अंदर। अब देखो ऑप्शन में क्या कहा है, ऑप्शन में कहा है कि विलयन में सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब है कि मतलब उस क्रिस्टल के रूप में जमा हो रहा है, ठीक है। और जब क्रिस्टल के रूप में जमा है मतलब जैसे आप लिक्विड में जा रहे हो, लिक्विड से आप सॉलिड में जा रहे हो, और क्रिस्टल का मतलब वहां पे एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। फिर आपको क्या है, कपूर का जल में परिवर्तन, सॉरी बर्फ का जल में परिवर्तन। अब आपको पता है बर्फ सॉलिड है, उसका लिक्विड में जाते तो एंट्रोपी बढ़ रही है, फिर लिक्विड से हम गैस में जाते तो एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे केस में क्या रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। फिर कपूर का वाष्पन, वाष्पन का मतलब वेपर कारक, कपूर जब सॉलिड से अपन गैस में लेके आ रहे हैं इसका मतलब वो क्या, वहाँ पे एंट्रोपी क्या रही है, इंक्रीज। फिर वो वहाँ पे फोर्थ के अंदर बात कर रहे हैं लोहे पर जंग लग रहा, रस्ट की हम बात करते हैं, तो ऐसे केस में भी क्या होती है, वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना, जो लोहे पे जो जंग लगना है वो किस टाइप की रिएक्शन है, कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और इसके दौरान क्या होता है, उसमें नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, किसके अंदर, अपने केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो लोहे पे जो जंग लगना किस टाइप की रिएक्शन है, विद्युत रासायनिक क्रिया। और इस दौरान याद रखा लोहे का जो वेट होता है वो वेट क्या होगा, बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा है कि कम ताप पर द्रव्य अमोनिया में सोडियम की औसत मात्रा मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। इसके अंदर बोला है नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। उसके साथ विलयन में सोडियम Na+ आयन की निर्मित होते हैं, ठीक है। उसके साथ द्रव्य अमोनिया प्रतिचुंबकीय होता है, हाँ होता है भी, ठीक है। द्रव्य अमोनिया में विद्युत की सुचालक बन जाती है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज नहीं होता वो याद रखा, उसकी डायमैग्नेटिक चेंज नहीं होती, प्रतिचुंबकीय ही रहता है, ठीक है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि 0.01 ग्राम भार की जल में एक बूंद में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे जो H2 है उस H2 का आपको वेट दे रखा है, और उसके बाद में क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि जल के अणुओं की संख्या कितनी है। तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में ये बताया था कि भार, ठीक है, उसके बाद संख्या के साथ साथ आयतन, ठीक है, इन तीनों को हमने बात की थी मोल में, ठीक है। भार को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, भार के अंदर आप भाग लगा दो किसका, अणु भार का, आप मोल बना सकते हो। फिर मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, आप अवोगाद्रो संख्या से x को मोल को गुणा कर दो, अपन क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। फिर मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं। आयतन को यदि आप तो बात करें लीटर में दिया है तो या तो 22.4 लीटर यूज़ करोगे, ठीक है, और यदि ml में पूछा गया तो अपन कितना यूज़ करेंगे, 22,400 ml यूज़ करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे, ये STP पे है, किस पे है, STP पे। फिर हमने बात की थी आप भार को संख्या में चेंज कर सकते हो, संख्या को आप किस में, आयतन में चेंज कर सकते हो। फिर आयतन को हम भार संख्या में चेंज कर सकते हैं, और आयतन संख्या को किस में, भार के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने कहा था भार को भी आप आयतन में चेंज कर सकते हो, और आयतन को भी किस में चेंज कर सकते हैं, भार में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनसे पहले आपको इंटरमीडिएट निकालना क्या पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या है कि 0.018 ग्राम भार की जल की एक बूंद में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में वजन दे दिया कितना, 0.018 ग्राम दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा है, अणुओं की संख्या पूछी है। तो आपको क्या करना है, ये भार दे रखा है, उस भार के अंदर भाग किसका लगोगे, पहले अणुभार का भाग लगाना है। अणुभार का आप जैसे भाग लगा दोगे हमारे पास में क्या जाएंगे, मोल, ठीक है। उस मोल को आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास में संख्या किसकी आ जाती है, H2 की संख्या आ जाती है, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। काफ़ी इजी है, आपको मतलब आप कैलकुलेस आप खुद करो, ठीक है। आपको वो मैंने बता दिया करना कैसे, आपको वजन भार दे रखा है उसमें डिवाइड कर लो अणुभार। अब आपको पता है अणुभार का सबका पता है, H2 का कितना है, 18 होता है, ठीक है। इसके अंदर भाग लगा दो, मोल आ जाएंगे, मोल को आप मल्टीप्लाई कर देना अवोगाद्रो संख्या से, हमारे पास में क्या जाएंगे, संख्या आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो किसी ताप पर अभिक्रिया 2A ये कन्वर्ट हो रही है B+C के अंदर, कोई अभिक्रिया आपको दे रखी है वो 2A कन्वर्ट हो रही है B+C के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसके अंदर आपको साम्यावस्था स्थिरांक दिया है 1.0 × 10⁻³ ये साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा है। उसके बाद में आपको B तथा C की सांद्रता दे रखी है, और B की सांद्रता आपको दी है 1.2 × 10⁻³ और जो C की सांद्रता आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3.9 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दे रखी है। तो आपको सांद्रता एक की निकालनी है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, 2AB ये कन्वर्ट हो रहा है B+C के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो K है वो K है 1.0 × 10⁻³ साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे B है, B की जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है वो है 1.2 × 10⁻³ ठीक है। C की जो कंसंट्रेशन है वो दे रखी है 3.9 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दे रखी है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है एक ही कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हम निकालते हैं कि जो K है साम्यावस्था स्थिरांक वो क्या है कि प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट अभिकारक, प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या मोल लिखते हैं NR, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के मोल लिख लेते हैं NP। अब देखो प्रोडक्ट हमारे पास में कौन है B+C, तो B और C इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो इसके पावर 1 इसकी भी पावर 1, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट हमारे पास में कौन है और इसका कोफिशिएंट है हमारे पास में 2, ठीक है। ये हमारे पास में K है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें K की वैल्यू पुट करनी है, उसके साथ साथ आपको B की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में आपको C की वैल्यू पुट करनी है, इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस K को नीचे की तरफ ले आना है, फिर इसके बाद में हमारे पास में वैल्यू किसकी आएगी A² की आएगी, और फिर जो वैल्यू आ रहा है उसका अंडर रूट निकाल दो तो हमारे पास में कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी, A की कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शॉर्टन बोमान अभिक्रिया क्या है। तो आपको पता है शॉर्टन बोमान अभिक्रिया वो है कि जहाँ पे फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, फिनोल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कराएं वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है शॉर्टन बोमान। फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड ये क्या कहलाता है, बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, ठीक है।
फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो इस अभिक्रिया को कहते हैं शॉर्टन बोमन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ यदि आप CH3COCl कर दोगे तो ये शॉर्टन बोमन रही है। याद रखना यहाँ पे क्या आना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड आना चाहिए, तो क्या कहलाती है, SBr शॉर्टन बोमन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हवा और प्रकाश को संपर्क में लाने पे क्लोरोफॉर्म क्या बनाता है। आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ठीक है, और ये क्लोरोफॉर्म हम किसके रूप में यूज करते हैं, एक बेहोशी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो इस क्लोरोफॉर्म का आपको जैसे आपने एयर में रखा उसके साथ साथ यदि लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसके साथ साथ ये क्या करेगा, एयर के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फोस्जिन गैस बना लेता है, COCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, COCl2। और ये COCl2 क्या कहलाती है, फोस्जिन कहलाती है, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये फोस्जिन गैस बना लेता है। ये फोस्जिन गैस क्या आती है, एक पॉइजनस टाइप की होती है, जहरीली टाइप की होती है। इसी वजह से क्लोरोफॉर्म को अपन किस में पैक करते हैं, इस जो रंगीन जो कलर्स वाली बॉटल्स आती है उसके अंदर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो ये किसकी वजह से, ताकि फोस्जिन वहाँ पे ना बन। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्वों का जो ऋणात्मक एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। आपको पूछा है जो एंथैल्पी पूछी जाती है वो सबसे ज़्यादा कौन से के अंदर आती है, तो अपन हेलोजन वाले के अंदर बात करते हैं। तो आप इसके अंदर क्या करना है, आपको निकालना है इसमें, देखो हाँ, निम्न में से कौन से तत्व की ऋणात्मक एंथैल्पी का मान सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन आपको नियोन, उसके बाद में 3s2 3p3, नियोन 3s2 3p3। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, नियोन, उसके बाद में 3s2 3p4। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है नियोन 3s2 3p5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सिक्स क्या है, नियोन, सॉरी सिक्स नहीं, फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, नियोन 3s2 3p6। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको देखना है ये कितना है, नियोन कितने पे आता है, 10 पे, 10 और 2 12 3 15, तो ये कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं 16, तो ये कौन से फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का। यदि इसकी बात करते हैं तो ये किसकी आती है, तो नियोन 10 से 7 कितने हो गए, 17, और 17 पे कौन आता है, क्लोरीन आता है। ठीक है, हाँ क्लोरीन हो गया। उसके बाद में ये कितने पे, 18 पे, और 18 पे कौन आता है, 18 पे आता है ऑर्गन। और आप देखो अब हेलोजन में कौन है, क्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है कि ईंधन सेल परिवर्तित करता है। देखो ईंधन सेल क्या होता है, फ्यूल सेल हमने बात की थी। फ्यूल सेल क्या करता है, जो फ्यूल एनर्जी उसको एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है, वो क्या कहलाता है, फ्यूल सेल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है कि प्रतिक्रिया दर पर तापमान का प्रभाव, जो टेम्परेचर के जो प्रभाव की जो व्याख्या की थी वो व्याख्या आर्हेनियस ने की थी, और ये हमने बताया था आर्हेनियस इक्वेशन के आधार पे। आर्हेनियस ने क्या बोला था, जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करती है, वो डिपेंड किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। तो हमने बात की थी आर्हेनियस क्या है, K बराबर A e⁻⁻⁸ ये इक्वेशन क्या कहलाती है, आर्हेनियस इक्वेशन कहलाती है। तो ये रेट कांस्टेंट हो गया, ये अपने पास में एक्सपोनेंशियल चरघातांक हो गया। उसके साथ साथ ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। R का मतलब गैस कांस्टेंट हो गया, T का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो ये व्याख्या की थी, व्याख्या किसने की थी, आर्हेनियस ने की थी। और एक बात ये भी याद रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की हम जब बात करते हैं तो यदि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 से 3 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 से 3 गुना बढ़ती है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको 2 टाइम्स लेके चलना। ठीक है, कैसे, जैसे आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कह दिया जाए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट ऑफ रिएक्शन वो 2 टाइम्स हो रही है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि 10 से आपको 50 तक लेके जाना है, तो उसकी रेट कितनी हो रही है, कितनी दर होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 10 से 20 जाना है, फिर 20 से हम 30 जाएंगे, फिर 30 से 40, फिर 40 से किधर जा रहे हैं, 50 तक। हमने 10 से कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। हमने यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो 2 टाइम्स यहाँ पे बढ़ी है। फिर 20 से 30 गए तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स बढ़ी है। फिर 30 से 40 गए तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स बढ़ी है। फिर 40 से 50 गए तो यहाँ पे भी क्या गई, 2 टाइम्स बढ़ी। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 कितने हो गए, 16। तो जब अपने यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कितने टाइम्स हो जाती है, 16 टाइम्स हो जाती है। कभी जब हम 10 से किधर जा रहे हैं, 50 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभिक्रिया का वेग नियतांक 2.5 × 10⁻² मिनट इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन
आपने यदि आपने अच्छे से यदि क्वेश्चन को पढ़ा है, यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मार्क्स पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कि अभिक्रिया का वेग नियतांक के बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स है। तो आपको पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सॉरी रेट ऑफ ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, अभिक्रिया का वेग नियतांक 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, अब देखो आपको इसमें पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे पहचान कर सकते हो उसके यूनिट से, किससे कर सकते हो, यूनिट के अंदर। अब देखो यूनिट यहाँ पे क्या है, मिनट यूनिट्स है, और मिनट यूनिट्स का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो। और हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास में यूनिट क्या आती है, सेकेंड यूनिट्स आती है। तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट्स, यहाँ पे टाइम यूनिट्स, और किसकी है, तो ये होगी हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियत ताप पर जब प्रतिकार की सांद्रता बढ़ती है तो उसके साम्यावस्था स्थिरांक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो याद रखना साम्यावस्था स्थिरांक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साम्यावस्था स्थिरांक जो चेंज होता है वो चेंज किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा है, कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता, तो प्रभावित रहता है, जैसा कि वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो पीवीसी किसका है, तो आपको पता है पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड, तो ये किसका पॉलीमर होता है, वाइनिल क्लोराइड का, किसका है, वाइनिल क्लोराइड की। जब वाइनिल क्लोराइड की बहुत सारी यूनिट बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पीवीसी कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। उसके बाद देखो निम्न किस प्रतिक्रमक के साथ एसीटेल्डिहाइड व एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया करता है। एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन के अंदर आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है फेलिंग विलियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है सिफ बेस दे रखा है, ठीक है, सिफ बेस। और चौथा नंबर आपको देगा टोलेन रिएजेंट दे रखा है। तो आपको खास बात याद रखनी है कि जो फेलिंग विलियन, ठीक है, फेलिंग विलियन की बात कर लो, चाहे सिफ बेस की बात कर लो, चाहे टोलेन रिएजेंट की बात कर लो, इन तीनों के साथ में जो रिएक्शन करता है वो एल्डिहाइड रिएक्शन करता है। कौन करता है, एल्डिहाइड रिएक्शन करता है। लेकिन इनके साथ में जो कीटोन है वो कीटोन रिएक्शन नहीं करता। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप एल्डिहाइड कौन सी के साथ में रिएक्शन करता है, कीटोन कौन सी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो फेलिंग विलियन के साथ में ना तो फेलिंग विलियन के साथ कीटोन भी नहीं करता, एसीटेल्डिहाइड करता है, एल्डिहाइड करेगा। इसके साथ साथ सिफ बेस है, सिफ बेस कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन किसके साथ करेगा, एल्डिहाइड के साथ। यदि हम टोलेन रिएजेंट की बात करते हैं तो टोलेन रिएजेंट है वो कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन किसके साथ करेगा, एल्डिहाइड के साथ करेगा। लेकिन अब यदि जीआर की बात करें, यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो वहाँ पे एल्डिहाइड भी करेगा, एल्डिहाइड के साथ साथ कौन करता है, कीटोन भी करता है। तो ये दोनों के अंदर क्या की सिमिलरिटी आती है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। बाकी इन तीनों के साथ कीटोन नहीं करता, लेकिन कौन करेगा, एल्डिहाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखो जब कॉपर सल्फेट घोल जिंक में मिलाया जाता है तो तांबा अक्षेपित हो जाता है, इसका होने का कारण क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में क्या है कि कॉपर सल्फेट मतलब जिंक है, इस जिंक को मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक इसको तो हटा देता है और इसकी जगह खुद आके बैठ जाता है, खुद आके बैठ गया। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक ZnSO4 प्लस में क्या बन गया, कॉपर। तो इसमें क्या किया, इसने जिंक की हमारे पास में ये 0 था, तो यहाँ पे जिंक किस में चेंज होगा, +2 में। यहाँ पे कॉपर +2 में, और यहाँ पे चेंज किस में गया, 0 के अंदर। तो यहाँ पे देखो जिंक 0 से +2 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रही है, इंक्रीज। फिर यहाँ पे बात करें जिंक +2 से किधर जा रहा है, 0 की तरफ, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑप्शन के अंदर ये है कि Zn का अपचयन होता है, नहीं, Zn का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। दूसरा क्या है, कॉपर +2 का अपचयन हो रहा है, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, हाँ सही बात है, ठीक है। उसके बाद है कॉपर COSO4 का जल अपघटन, नहीं, जल अपघटन नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक जहाँ पे जिंक है ये ज़्यादा एक्टिव है, किसके एज कंपेयर, किसके, कॉपर के। तो कॉपर को क्या करता है, इसकी जगह से हटा देता है, खुद आके बैठ जाता है, और जिंक यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन अभिक्रिया का। उसके बाद SO4-2 का अपचयन, नहीं, SO4-2 सल्फर भी यहाँ पे देखोगे तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास होता है। संक्रमण धातु पूछा है। संक्रमण धातु का मतलब आपसे किससे बात की, डी ब्लॉक की बात की, और हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि n-1d 1 से 10 और NS2 1 से 2, ठीक है, ये बात पढ़ते हैं डी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है, मैंने बताया था किसकी बात करूं मैं, सीसा संचायक सेल की बात करूं, ठीक है, और सीसा संचायक सेल के अंदर मैंने कहा था कि वहाँ पे जो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको लिया जाता है, H2SO4 को, किसको लेते हैं, H2SO4 को लेते हैं, और डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है, H2SO4 क्या होती है, ये प्रोडक्ट के रूप में बनने लगता है, और जब भी चार्जिंग करेंगे तो ये काम किसके रूप में आएगी, वापस में ये काम आने लगती है रिएक्टेंट के रूप में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो, ठीक है, पहला ऑप्शन है SO2 निकलता है, नहीं, उसके बाद PbSO4 की खपत होती है, नहीं, उसके बाद Pb निर्मित होता है, नहीं, उसके बाद लास्ट में क्या है, H2SO4 की खपत होती है, H2SO4 क्या होता है, खपत, खर्च होने लगता है, ठीक है, तो ये हमने बात की थी। उसके बाद देखो सकारात्मक प्रेरक प्रभाव, सकारात्मक प्रेरक प्रभाव का मतलब आपसे पूछा गया प्लस आई इफेक्ट, कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट, दो पढ़ते हैं अपन, प्लस आई इफेक्ट भी पढ़ते हैं, माइनस आई भी इफेक्ट पढ़ते हैं। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इसका मतलब वो तो होगा माइनस आई इफेक्ट से रहेगा, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकता है, ठीक है, और जो दूर फेंकने वाला वो क्या शो करेगा, प्लस आई। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में Cl क्लोरीन, उसके बाद में हेलोजन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। उसके साथ साथ बात करते हैं OCH3, ये भी कौन सा शो करेगा, माइनस आई। उसके बाद करते हैं C3H7, तो ये कौन सा शो करेगा, एल्किल है, तो एल्किल कौन सा शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद चौथा कौन सा है, NO भी कौन सा शो करेगा, माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एल्किल कौन सा शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। उसके बाद देखो निम्न अभिक्रिया का नाम क्या है, नेमिंग रिएक्शन पूछा गया, ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन में क्या है, निम्न अभिक्रिया का नाम क्या है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है C6H6 बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl ElCl3, ठीक है, और इसके साथ में क्या बना रहा है, C6H5CH3 बना रहा है, ठीक है, ये है। अब आपको देखो CH3Cl ElCl3, तो ये रिएक्शन कौन सी है, FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये कौन सी कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। तो इसका पहला है ऑप्शन FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दूसरी मान कौन सी है, वुड्स फिटिंग, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, परकिंस है, फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, फ्रैकलैंड है, ठीक है, फ्रैकलैंड। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी है, FCR बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड प्लस में किसके साथ में, AlCl3 के साथ में, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, FCR कहलाई, कौन सी है, FCR, ठीक है। उसके बाद देखो हेस नियम निम्न के निर्धारण में उपयोग लेते हैं। हेस नियम किसी भी कोई भी जितनी भी उष्मा होता है उस सॉरी की उष्मा का कैलकुलेशन अपन किसके द्वारा केस कर लेते हैं, हेस नियम के आधार पे कर लेते हैं। और हेस नियम क्या बोलता है कि कोई भी जितनी भी उष्मा है जो इन्वॉल्व है उन सब का क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया की उष्मा होती है इन्वॉल्व, उसके बाद निर्माण की उष्मा इन्वॉल्व होती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है, उसके साथ बॉन्ड एनर्जी भी होती है। तो हेस की नियम के अंदर सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, इन्वॉल्व होता है। इसमें आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि 320 केल्विन पे N2O5 के प्रथम कोटि के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक का मान 3 × 10⁻² मिनट है, तो अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या है। मतलब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो आपको दे रखा है, और वेग स्थिरांक देने के बाद में उसका हाफ पीरियड पूछा है, अर्धायु काल पूछा है। और ये किसके लिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम कोटि के लिए। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 बट्टे के, ठीक है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब इसके लिए के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻² मिनट यूनिट्स दे रखी है। तो हमको टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ बराबर कितना है, 0.693 बटे 3 × 10⁻², इससे आप निकालो टी हाफ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूँ, टी हाफ के अंदर देखो कहीं पे भी कंसंट्रेशन आ रहा है किसमें, नहीं कंसंट्रेशन नहीं है, केवल कौन क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो याद रखना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है ये सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। तो आपको स्पेशली याद रखिए चलना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें तो शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर अर्धायु काल क्या है, तो उसके समानुपाती क्या है, समानुपाती। टी हाफ बराबर क्या आता है, A/2
2K, ये किसके लिए, ये हमारे पास में जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या है, समानुपाती का। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, और इसकी बात कहते हैं इसका ग्राफ क्या है, इंडिपेंडेंट आता है। क्या है कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से आता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा, मेथेन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण को 100 वायुमंडलीय दाब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर की नली में से प्रवाहित करने पर प्राप्त क्या होता है, ठीक है। देखो कार्बन CH4, ठीक है, उसके साथ में क्या है ऑक्सीजन, उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और आपको याद रखा है इसमें क्या रखा है, कॉपर को रखा है। और जब भी कॉपर को रखते हैं तो यहाँ पे जो किसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, मेथिल एल्कोहल के अंदर, किसमें है, एल्कोहल बनता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक रबड़ कौन सा है, आइसोप्रीन का जो पॉलीमर होता है वो कौन सा कहलाता है, प्राकृतिक नेचुरल रबड़ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बेकिलाइट किसके द्वारा बनता है, बेकिलाइट बनता है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा बेकिलाइट बनता है। पॉलीथीन किसके द्वारा बनता है, पॉलीथीन बनता है एथिन के द्वारा बनती है, ठीक है। उसके बाद देखो पीतल किसका है, तो आप जानते हो क्यों पीतल होती है, वो किसका है, कॉपर प्लस में एसन का, कॉपर प्लस एसन क्या कहलाती है, पीतल कहलाती है, ठीक है। और कॉपर प्लस एसन और कॉपर प्लस जिंक होता है वो कहलाता है ब्रॉन्ज, क्या कहलाएगा, ब्रॉन्ज, कांसा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण विलयन में मिलाया जाता है तो गहरा नीला रंग प्राप्त होता है, इसका बनने का कारण क्या है, कि कॉपर को, अमोनिया को क्यूप्रिक लवण प्राप्त होता है, ठीक है। कि मतलब कॉपर को किस में डाल रहे हैं, हम अमोनिया के अंदर डाल रहे हैं, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू आता है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि हमने जैसे कॉपर सल्फेट लिया, इसको मैंने जैसे NH3 अमोनिया में डाला, तो अमोनिया में डालने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस टाइप का, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अब इसके साथ में कौन है, SO4, ठीक है। अब देखो इसको SO4 को हटा दो कि SO4 किस में, -2 में, तो यहाँ पे क्या है CONH3 का होल ट्वाइस, और प्लस में इस पे क्या गया +2, क्योंकि SO4 पे क्या है -2, तो इस पे क्या गया +2, तो इसका जो नीला रंग होने का कारण है वो कारण क्या है, ये लवण, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलाइडी अवस्था में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। पेप्टिकरण का मतलब क्या है, देखो, ठीक है, पेप्टिकरण का मतलब जैसे आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे प्रिसिप्टेट है, ये कोई भी प्रिसिप्टेट है, प्रिसिप्टेट का मतलब है अवक्षेप है, ठीक है, ये अवक्षेप, और ये अवक्षेप जैसे किसके अंदर है, जैसे वाटर के अंदर, वाटर के अंदर। अवक्षेप का मतलब है जो पेंदे के अंदर जमा जाना, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, अवक्षेप, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, विद्युत अपघट्य डालते हैं, क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, विद्युत अपघट्य डालते हैं। अब देखो सपोज करो मैं मान लेता हूँ ये प्रक्षेप है AgI का, किसका है, सिल्वर आयोडाइड का, मैं मान रहा हूँ AgI का प्रिसिप्टेट है, अवक्षेप, ठीक है, ये जमा किसके अंदर है, इसके पेंदे में जमा है। अब देखो आपको जब भी पेप्टिकरण की क्रिया करनी है तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो वो इलेक्ट्रोलाइट के इस टाइप का होना चाहिए कि दोनों में आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। कॉमन आयन का मतलब है कि जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप डाल रहे हो AgNO3 का, किसको डाल रहे हो, AgNO3, तो यहाँ पे भी Ag है, यहाँ पे भी क्या है, Ag, ठीक है। या फिर मैं डाल दूं जैसे Ki डाल दूं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या डालूं, Ki, तो यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे भी आयोडीन है, तो इनका मतलब है प्रिसिप्टेट और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब वो कॉमन आयन क्या करेगा, इस अवक्षेप के साथ में क्या करेगा, आके जुड़ जाएगा। ये अवक्षेप था, इस अवक्षेप के आके साथ में कौन जुड़ गया, जैसे मैंने AgNO3 डाला तो Ag यहाँ पे भी है, Ag यहाँ पे, दोनों के साथ में आके जुड़ गया, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, ठीक है, ये आके जुड़ गया, ठीक है, किसके साथ में, ये अवक्षेप के साथ में जुड़ा, और जैसे जुड़ता है कुछ समय बाद में ये क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है, ऐसे तोड़ दिया छोटे छोटे पार्टों में, ठीक है। तो ये Ag प्लस इसके साथ में भी है, Ag प्लस इस पार्टिकल्स के साथ में, Ag प्लस इस पार्टिकल्स के साथ में भी है, Ag प्लस इसके साथ में भी है, Ag इसके साथ में भी है, सबके साथ में कौन है, Ag प्लस है। अब देखो ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, और आपको पता है प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण काम करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण, तो वापस इनको जुड़ने नहीं देता। इसका मतलब ये हमने क्या किया, इस प्रिसिप्टेट से हमने क्या किया, वापस क्या किया, पुनः कोलाइडी अवस्था प्राप्त की और इस क्रिया
को हम क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। अब यदि आपने Ki डाला है तो इनका मतलब इनके साथ में कौन जुड़ेगा, इसके साथ में आई जुड़ जाएगा सब जगह, और आई जुड़ेगा, जैसे टूटेगा तो सब पार्टिकल्स पे क्या जुड़ जाते हैं, आई जुड़ जाएगा। और आई नेगेटिव के मतलब है इनके अंदर सारे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इन पे भी क्या करेगा, रिपल्सन काम करेगा, और रिपल्सन काम करेगा तो इनको वापस एक साथ जुड़ने नहीं देगा। और आपको पता है कि कोलाइडी के अंदर कणों का आकार कितना है, 1 नैनोमीटर से लेकर कितना है, 1000 नैनोमीटर के बीच है। तो यहाँ पे जो कण ये टूट रहे हैं, इन टूटे हुए कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से लेकर कितना है, 1000 नैनोमीटर के बीच है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये है कि वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर, हमने विद्युत अपघट्य मिलाया, पुनः कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी का मतलब छोटी छोटी अवस्था, रेंज कितनी है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। क्या करें, पेप्टीकरण। तो यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, Fe+2, Fe+2 के अंदर Z बराबर 26 का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 की संख्या में निम्न में किसके समान है, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। Fe+2 में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी भी है वो आपको कैलकुलेट करनी है कि किसके समान नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि P इलेक्ट्रॉन और नियोन के P इलेक्ट्रॉन और इसका Z बराबर 10, ठीक है। आपको उसके साथ साथ दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है S इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, तो यहाँ पे Z बराबर कितना है, 12। तीसरा यहाँ पे क्या है, D इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आयरन दे रखा है और Z बराबर इसके लिए 26। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है P इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और किसके, क्लोरीन के, तो Z बराबर यहाँ पे कितना है, 17। आपको क्या करना है, इस Fe+2 में D के इलेक्ट्रॉन को काउंट करने, कितने D इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने। उसके बाद में देखना है कि किसके अंदर, यहाँ पे P के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन D में है यानी, वो देखने। उसके बाद में S में जितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के अंदर है वो आपको काउंट करना, देखना है कि इनके इलेक्ट्रॉन D वाले और S वाले इलेक्ट्रॉन सेम है यानी, ठीक है। उसके बाद D, यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन को देखना है कि इन दोनों में काउंटिंग करने की कहाँ पे सेम है यानी D इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके साथ साथ P इलेक्ट्रॉन आपको देखना है किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन में जितने P इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन इस D वाले, इस Fe+2 में D इलेक्ट्रॉन के इक्वल है या फिर नहीं है। आपको आंसर वो देखना है कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो बात की थी, जो 15-20 क्वेश्चन जो जितने भी 16 वो हमने डिस्कस किए। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो अगले वाला जो सेशन रहेगा उस क्लास के अंदर हम फिर से और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे लेवल की क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, ठीक है। और हमको जो जितने भी है ये क्लासेस वगैरह आप उनको एक बार फिर से देखना, और आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो डाउट्स आप सेंड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर सकते हो। मैं हमेशा आपको मतलब सपोर्ट करता रहूँगा, जो जितने भी डाउट्स आप डाउट्स कभी भी भेज सकते हो, मैं आंसर उनके सॉल्व करके आपको सेंड करता हूँ।